तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। यूपी में बीजेपी के खिलाफ बनेगा मोर्चा। पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में सपा आरएलडी गठबंधन के साथ आई कांग्रेस। यूपी के अधिकांश जिलों में बीजेपी विरोधियों का हो सकता है पंचायत अध्यक्ष। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार को मौजूदा हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। बोले, सरकार ने भ्रम में रहकर बढ़ाई देश में महामारी की मुश्किल। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर आई टीएमसी। किसान नेता राकेश टिकैत को टीएमसी ने कोलकाता आने का दिया न्योता। आंदोलन को लेकर तैयार हो सकती है रणनीति। जीएसटी पर दिखा महामारी की दूसरी लहर और पाबंदियों का असर। कई महीनों बाद कलेक्शन में आई गिरावट। मई में 1,02,709 करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में रहा था 1,41,384 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। ट्विटर और सरकार के बीच शुरू हुआ विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाने के बाद से ही सरकार और ट्विटर में ठन गई है। इसके बाद सरकार ने नए आईटी नियम लागू कर दिए। सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों को तुरंत इसे लागू करने के आदेश दे दिए गए। ट्विटर को छोड़ बाकी सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन ट्विटर सरकार से 3 महीने का समय मांग रहा है। मगर इस बीच सरकार और ट्विटर के बीच लड़ाई और तीखी होती जा रही है। आज सुबह ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। ब्लू टिक का मतलब होता है कि ये अकाउंट वेरीफाइड है, यानी जिस व्यक्ति या अथॉरिटी ने इसे बनाया है वो सही है। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कई संघ पदाधिकारियों के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया गया। ट्विटर की इस कार्रवाई से सरकार का गुस्सा और बढ़ गया। खासतौर पर उपराष्ट्रपति के अकाउंट से हटाए गए ब्लू टिक को लेकर ट्विटर सवालों के घेरे में आ गया। ट्विटर की ओर से सफाई आई कि जिस अकाउंट से लंबे समय से कोई ट्वीट नहीं होता उसे दिया गया ब्लू टिक हटा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति का अकाउंट काफी समय से एक्टिव नहीं था, इसीलिए ब्लू टिक हटा दिया गया था। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर ही उससे सवाल पूछे जाने लगे तो उसने अपनी गलती मान ली और उपराष्ट्रपति के अकाउंट को फिर से वेरीफाई कर दिया। लेकिन सरकार अब ट्विटर से पूरा हिसाब किताब करने की तैयारी में दिख रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को नोटिस जारी करके तुरंत नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि ट्विटर को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन आईटी नियमों को स्वीकार न करने से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वो भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। भारत में करीब 1 दशक से अधिक समय से काम करने के बावजूद ये विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिए हल में मदद मिलती। मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई 2021 से प्रभावी हैं और हमने 10 दिन बाद भी ट्विटर पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब हम उसे अंतिम बार नोटिस दे रहे हैं। अगर ट्विटर फिर भी नियमों का पालन नहीं करता तो फिर उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बंगाल में पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बंगाल में जो चल रहा है उसके बाद लगने लगा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विधानसभा चुनावों के वक्त गई रौनक वापस आने वाली है। वजह चाहे ममता बनर्जी का सत्ता में वापस आ जाना हो या ममता बनर्जी से लगाव हो, लेकिन इससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। टीएमसी की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अधिकांश नेता उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए मुकुल रॉय के बेटे और बीजेपी नेता शुभ्रांशु रॉय ने अब ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल शुभ्रांशु रॉय की मां कृष्णा रॉय संक्रमित हैं और उनका इलाज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। खुद मुकुल रॉय भी संक्रमित हैं और धीरे धीरे वो इस संक्रमण से उबर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी की युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल जाकर शुभ्रांशु रॉय की मां का हालचाल लिया था, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे थे। अब शुभ्रांशु रॉय ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो जरूरत के वक्त उनके परिवार तक पहुंची थी। शुभ्रांशु रॉय ने कहा है कि मैं आभारी हूं कि ममता बनर्जी ने विभिन्न तरीकों से मेरे पिताजी का हालचाल जाना।
उनका परिवार जरूरत के समय हमारे साथ है। वहीं अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि सीएम के भतीजे ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल का दौरा किया, जहां कृष्णा रॉय का इलाज चल रहा है। अभिषेक मेरी मां की सेहत की जानकारी लगातार 2 हफ्तों से ले रहे हैं। एक विपक्षी पार्टी से होने के बावजूद वो मेरी मां को देखने के लिए आए थे, मैं उनका आभारी हूं। आपको बता दें कि हाल के विधानसभा चुनावों में जहां मुकुल रॉय ने नादिया जिले की कृष्णानगर उत्तर सीट जीती थी, तो वहीं उनके बेटे को उत्तर 24 परगना जिले की बीजपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा था। मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार होना है। मंत्रियों की लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार का ये काम जनवरी से ही टलता आ रहा है। पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसे टाला गया। इस बीच यूपी के पंचायत चुनाव भी आ गए। महामारी की दूसरी लहर में तो यूपी की जो तस्वीर देश और दुनिया के सामने आई, उसने योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। महामारी के दौरान सवालों में केंद्र सरकार भी रही, जिस कारण पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में जबरदस्त कमी आई। संघ ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूपी में स्थिति ठीक नहीं है। इस बीच पंचायत चुनावों के नतीजे भी आ गए, जिसमें साफ साफ दिखा दिया कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। वैसे भी समाज के कई वर्ग योगी सरकार के फैसले से नाराज दिखाई दे रहे थे, खासतौर पर भूमिहार जाति के नेता मनोज सिन्हा, जिन्हें पहले यूपी में सीएम पद का दावेदार माना गया और फिर उन्हें पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया। चुनावों से पहले भूमिहार को अपने पाले में करने के लिए आईएएस अधिकारी AK शर्मा का इस्तीफा कराकर बीजेपी में शामिल कराया गया और उन्हें यूपी से विधान परिषद भेजा गया। शर्मा पीएम मोदी के करीबी हैं और 18 साल से उनके साथ ही काम कर रहे थे। संकेत साफ था कि शर्मा को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा, जिससे भूमिहारों को भी अपने पाले में रखा जा सके। लेकिन शर्मा को कैबिनेट में शामिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण कैबिनेट विस्तार टलता जा रहा है। योगी शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अब तैयार तो हो गए हैं, लेकिन मंत्रालय पर पेंच फंस गया है। AK शर्मा कम महत्वपूर्ण विभाग का मंत्रालय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीएम के करीबी के साथ योगी के इस व्यवहार का असर पीएम और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में भी दिखाई दे रहा है। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। आमतौर पर अपने विरोधियों को भी इस मौके पर बधाई संदेश देने वाले देश के प्रधानमंत्री ने योगी के जन्मदिन को लेकर कोई शुभकामना संदेश नहीं दिया। गृह मंत्री की ओर से भी कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना महामारी की दवा को लेकर बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर बयान क्या दिया कि देश में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जंग छिड़ गई, जिसमें राजनेताओं से लेकर आम जनता ने रामदेव की जमकर किरकिरी की। यहां तक कि डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर उनका जबरदस्त विरोध किया। लेकिन ये घेराबंदी यहीं तक नहीं रुकी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। IMA की ओर से भेजे गए नोटिस में 14 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही मांग की गई है कि बाबा रामदेव वीडियो संदेश जारी कर डॉक्टर समुदाय से बिना शर्त माफी मांगे। नोटिस के बारे में डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाबा रामदेव की तरफ से बिना तथ्य और लॉजिक के लगातार जारी किए जा रहे बयान से डॉक्टर समुदाय अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनके मरीज उन्हें संदेह की निगाह से देख रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब विश्व भर में महामारी के दौरान डॉक्टर अपनी जान गंवाकर लोगों की सेवा दिन रात कर रहे हैं। उनके पास एलोपैथी पद्धति की छवि को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। इस नोटिस से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रामदेव को नोटिस भेजा था, यानी आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की ये लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची है। इस पर रामदेव बुरी तरह घिर चुके हैं। अब देखना होगा कि वो नोटिस का क्या जवाब देते हैं। दिल्ली में महामारी के घटते मामलों के बाद अब अनलॉक का दायरा बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। राजधानी में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 14 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बार का लॉकडाउन रियायतों वाला है। लॉकडाउन में कई छूट भी दी गई है। 7 जून से दिल्ली में दुकानें खोलने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन दुकानें खोलने में ऑड और इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यानी ऑड तारीख जैसे 1, 3, 5 को ऑड नंबर की दुकानें और इवन तारीख 2, 4, 6 को इवन नंबर की दुकानें खोली जाएंगी। यानी आधी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, तो आधी दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। जरूरी सेवाओं की दुकानों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी करने की इजाजत रहेगी। सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के सभी अधिकारियों को आना होगा। बाकी ग्रुप के कर्मचारियों की आधी उपस्थिति ही अनिवार्य होगी, यानी 50% क्षमता के साथ बाकी कार्यालय खुलेंगे। निजी संस्थानों में 50% लोग ही काम पर जा सकेंगे। सरकार वर्क फ्रॉम होम पर ही जोर देगी। इसके साथ ही मेट्रो सेवा भी शुरू की जाएगी, लेकिन 50% क्षमता के अनुसार। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत देने के साथ 31 मई से लॉकडाउन में छूट देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी दिल्ली में हालात काबू में हैं, इसीलिए छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। मोदी सरकार ने जब बजट पेश किया तो उसमें विकास की तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन निजीकरण की नीति साफ साफ दिखाई दे रही थी। वित्त मंत्री भाषण दे रही थीं और प्राइवेटाइजेशन को हरी झंडी दिखा रही थीं। उस वक्त भी सरकार के फैसलों का जमकर विरोध हुआ था और अब भी निजीकरण को लेकर केंद्र की मुखालफत की जा रही है, लेकिन इस किरकिरी के बावजूद सरकार बिक्री से पीछे नहीं हट रही है। दरअसल केंद्र 10 सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की योजना बना रहा है। इसके लिए पूरी तरह निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है या फिर सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को उन पीएसयू की सूची बनाने को कहा गया है जिनमें हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इनमें नेवेली, हुडको, एमएमटीसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस शामिल हो सकती हैं। इनके अलावा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम समेत 3 पीएसयू में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिए हैं जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाना है। दरअसल सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचकर खजाना भरने की कोशिश कर रही है। अर्थव्यवस्था के गिरने से सरकार कंगाल हो चुकी है। इसी क्षेत्र के विकास के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा है, इसीलिए वो विनिवेश के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,75,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार इसके लिए ऑफर फॉर सेल विकल्प भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी साफ है कि सरकार अपनी नीतियों में फेल होने के बाद अब निजीकरण की नीति पर अपने कदम बढ़ा रही है, जिस पर उसकी किरकिरी हो रही है। देश में एक तरफ महामारी की पहली लहर ने जितना नुकसान लोगों को पहुंचाया, तो वहीं दूसरी लहर उससे ज्यादा तेज साबित हुई। हाँ, आर्थिक रूप से जरूर सरकार ने सब कुछ बंद न करने का फैसला किया, जिस कारण महामारी की दूसरी लहर को थामने में समय जरूर लगा, लेकिन आर्थिक हालात पहले के मुकाबले बेहतर दिखे। देश में जब महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई तो उससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियों ने दावा किया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2021 से 22 के दौरान 13% से ज्यादा होगी। लेकिन महामारी की तेज लहर ने इस ग्रोथ का अनुमान पहले घटाकर 11% किया और फिर 9% के करीब कर दिया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके चलते कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। इसे लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और देश को इससे उबरने में समय लगेगा। राजीव कुमार ने कहा कि जून से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। हालांकि अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए उस अनुपात में तो नहीं बढ़ेगी, जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। महामारी की दूसरी लहर से देश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग इससे काफी डरे हुए हैं, लेकिन टीकाकरण होने के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन पुरानी स्थिति में लौटने में अभी समय लगेगा। अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। सरकार को भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सख्त फैसले लेने होंगे। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर